चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सॉल्ट वाला पार्ट स्टार्ट किया था, है ना, एसिड बेस खत्म किए थे। सॉल्ट वाला पार्ट स्टार्ट किया तो मैंने क्या बताया था कि सॉल्ट क्या होते हैं? दे आर द आयनिक कंपाउंड। क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड दैट इज मेड अप ऑफ आयन, कैटायन एंड एनायन। बट वो कैटायन H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए और एनायन OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बाकी कोई सा भी कैटायन और कोई सा भी एनायन अपन ले लेंगे, कंबाइन करा देंगे तो हमको सॉल्ट मिल जाएगा। जैसे कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलके NaCl दे देगा, Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव मिलके Na2SO4 मिल जाएगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव KCl, K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव K2SO4। ठीक है, तो ये सभी क्या है? सॉल्ट के एग्जांपल, जहां पर एक कैटायन है दूसरा एनायन है। कैटायन H पॉजिटिव के अलावा कुछ भी ले सकते हैं विच कंटेन अ पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन आयन एंड अ नेगेटिव आयन अदर देन OH नेगेटिव आयन। ठीक है, प्रिपरेशन अपन ने बहुत सारे मेथड देखे थे, क्योंकि आप एसिड में मेटल मिलाओ तो सॉल्ट बनेगा, एसिड में बेस मिलाओ तो सॉल्ट बनेगा, एसिड में मेटल कार्बोनेट मिलाओ, मेटल बाइकार्बोनेट मिलाओ, मेटल सल्फाइड, मेटल बाइसल्फाइड, मेटल सल्फाइड, सब में क्या बन रहा था? सॉल्ट। ठीक है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस गिव द सॉल्ट। ये तो मेन है ही, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। फिर हमने ये देखा था, कुछ सॉल्ट के फॉर्मूले देखे थे और उससे पता किया था कि वो कौन से एसिड और कौन से बेस मिलके बना है। जैसे NaCl है तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस मिला होगा, तब जाके NaCl बना होगा। तो अपन ने क्या किया था, Na जो उसका कैटायन है उसमें OH नेगेटिव ऐड कर दो तो यू विल गेट द बेस, और जो Cl है एनायन है उसमें H पॉजिटिव ऐड कर दो तो यू विल गेट द एसिड। तो ऐसा करके हमने सभी सॉल्ट के एसिड और बेस को प्रेडिक्ट किया था। मतलब ऐसे 11 सॉल्ट देखे थे अपन, पांच, चार आपको यहाँ दिख रहे हैं, एक मैंने और यहाँ पे ऐड किया था, फिर यहाँ पर आपको 6 और दिख रहे हैं। यहाँ एक ऐड किया था ना, कौन सा सॉल्ट ऐड किया था? हाँ, Na2CO3, वेरी गुड, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ से आया था? बेस NaOH एंड एसिड H2CO3। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि कौन से एसिड और बेस को मिलाओगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा। तो उसका ट्रिक एकदम सिंपल है, आपको अपने सॉल्ट के कैटायन के साथ OH नेगेटिव का कंपाउंड बनाना है, यू विल गेट द बेस, और एन आयन के साथ H पॉजिटिव का कंपाउंड बनाना है, यू विल गेट द एसिड। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन देखे थे, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होगा? अगर हमारा एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है बेस से, तो कुछ H आपके सॉल्ट में रह जाएंगे, तो उस टाइप के सॉल्ट को हम क्या बोल रहे हैं? एसिडिक सॉल्ट। और उस टाइप के सॉल्ट जब आयनाइज होंगे पानी में तो आपको H पॉजिटिव भी मिलेगा या H3O पॉजिटिव भी मिलेगा। वही दूसरी तरफ बेसिक क्या होंगे कि अगर हमारा बेस एसिड से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है, इस H इस Cl ने एक एक OH को रिप्लेस किया, दूसरा OH रिप्लेस नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट। ठीक है, और अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया है तो बनेगा नॉर्मल सॉल्ट। जैसे कि NaOH और HCl में, है ना, आपके Na ने इस H को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया, यू विल गेट नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, इसके अलावा दो सॉल्ट और देखा था हमने लास्ट में, मिक्स्ड सॉल्ट कंटेनिंग मोर देन वन कैटायन और एन और एनायन। ठीक है, एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर देखे थे, दो और एग्जांपल देखे थे। ब्लीचिंग पाउडर में दो कैटायन, एक कैटायन है और दो एनायन है, Cl नेगेटिव OCl नेगेटिव। तो इसके दो नेगेटिव Ca2 पॉजिटिव के दो पॉजिटिव को कैंसिल कर रहे हैं। इसके पास एक नेगेटिव है, इसके पास भी एक नेगेटिव है, और इसके पास दो पॉजिटिव है, कैंसिल, खत्म, CaOCl2। ठीक है, तो पूछ रहा है कहा तो है। ठीक है, डबल सॉल्ट में अपन ने क्या देखा था कि हम दो नॉर्मल सॉल्ट को इक्वल क्वांटिटी में ले रहे हैं, पानी में घोल देंगे और फिर उसका क्या करा देंगे? क्रिस्टलाइजेशन। तो जो सॉल्ट हमें मिलेगा वो होगा डबल सॉल्ट।
और उसका फॉर्मूला भी दोनों के सॉल्ट के फॉर्मूले से मिलके ही आएगा, पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट। यही दोनों सॉल्ट को अपन ने पानी में मिला करके क्रिस्टलाइजेशन किया। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, हम हीट करते हैं, है ना, देन वी अलाउ इट टू कूल, तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, सॉल्ट रह जाता है। ठीक है, तो ऐसे अपन ने 3 एग्जांपल इसके देखे थे। अपन ने ये भी देखा था कि इसके साथ जो 24H2O है या किसी में 6H2O है, ये क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बाद कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स आपके सॉल्ट के मॉलिक्यूल से अटैच रह जाते हैं, या उसको और हीट करोगे तो वो भी उड़ सकते हैं, क्योंकि पानी तो है, इवेपोरेट वो भी हो जाएगा, पर हीट करना पड़ेगा और तब जाकर के हो सकता है वो पानी हट जाए। ठीक है, और लास्ट स्लाइड हमने ये वाली देखी थी कि पी सॉल्ट का भी पीएच होता है, सॉल्ट का भी पीएच होता है। अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनाया है, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस आपके स्ट्रॉन्ग एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। तो उस केस में आपको किस टाइप का सॉल्ट मिलेगा, न्यूट्रल। और आपको पता है न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, 7। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर आपने एसिड को स्ट्रॉन्ग लिया पर बेस कमजोर है, तो जाहिर सी बात है कमजोर बेस एक स्ट्रॉन्ग एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, यू विल गेट अ एसिडिक सॉल्ट। और एसिड का पीएच क्या होता है, लेस देन 7। और अब उल्टा लेंगे कि अगर एक वीक एसिड को आपने स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी, तो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, उस केस में आपका बेसिक नेचर बच जाएगा। तो सॉल्ट विल बी बेसिक एंड पीएच ग्रेटर देन 7। तो ध्यान रखेंगे किसी भी एसिडिक चीज में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन OH नेगेटिव से ज्यादा होता है, और बेसिक में जस्ट उल्टा, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन OH नेगेटिव से कम होता है, और न्यूट्रल में दोनों इक्वल होते हैं। तो आपको कोई अगर अगर ऐसा बोले कि बेस में H पॉजिटिव होता है क्या, तो हाँ बोलना है, होता है। या एसिड में OH नेगेटिव होता है क्या, होता है, क्योंकि दोनों में पानी तो है, दोनों में पानी, और पानी में तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों है ना। तो दोनों में दोनों होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि एसिड में H पॉजिटिव ज्यादा है, बेस में OH नेगेटिव ज्यादा है, और न्यूट्रल में दोनों बराबर। समझ आएगा? दैट वाज द लास्ट पॉइंट वी सॉ, है ना। इसको करने से पहले ना, या सर इसको सारे क्वेश्चन लिखो जल्दी से। चलो ठीक है, इसको क्वेश्चन लिख लो पहले। ये सारे प्रॉपर्टीज जो अपन ने पढ़े हैं ना एसिड और बेस के, उसको बेसिस, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए और जो उसका रिएक्शन है उसको कंप्लीट करना है आप लोग को, ठीक है। इसको हटा रहा हूं मैं, रिएक्शन आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जल्दी लिखो।
कहाँ तक हुआ? देखो साइड में लिखा भी है कौन सी प्रॉपर्टी से बनेगा वो आंसर। सुन रही है? जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो क्या है? वो कौन सी प्रॉपर्टी से? एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो उसके इसमें क्या बनता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा देखो अब, एमजी SO4। अब देखो आपको ऐसा लग रहा है कि हमने इसको और इसको एक साथ जोड़ के सॉल्ट बना दिया, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। हमने कैसा किया है, Mg का 2 पॉजिटिव होता है और सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव होता है। तो ये दोनों का 2 कैंसिल होकर हमारा सॉल्ट बना MgSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर ये रहेगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए सेकेंड क्या दिख रहा है आपको? NaOH एक बेस है ना, और HNO3 एक एसिड है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डबल डिस्कशन कराना है। Na और NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे? NaNO3, एंड बाकी क्या बनेगा? वाटर। समझे? सॉल्ट एंड वाटर। तो ये हमारा सेकेंड वाला हो गया, NaNO3 प्लस वाटर। क्लियर है? ट्राई कर रहे हैं कुछ अपने से? थर्ड वाला बनाए क्या? थर्ड वाला में देखो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो अपन ने कंक्लूड किया था ना कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और HCl तो एसिड है ही। तो अगेन ये भी न्यूट्रलाइजेशन होगा, देखो यहाँ लिखा भी है न्यूट्रलाइजेशन। ये तीनों रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो क्या बनेगा? Mg और Cl। अब कैसे बनाएंगे सॉल्ट, ध्यान देना इधर, है ना। Mg अगेन 2 पॉजिटिव और Cl का 1 नेगेटिव। तो Mg के नीचे हम 2 लिखते हैं और Cl के नीचे 1, और क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MgCl2, और वाटर तो बनेगा ही। क्लियर है? मैंने आपको उस दिन कहा था ना कि ये पीडीएफ में ये पूरा लिखा हुआ है, अगर आपको डाउट है तो ये सारे आयंस लिखे जो आप लोग क्लास 9 में पढ़ते थे, राइट। तो इसमें पूरा पीडीएफ में आपको सारे आयंस के सिंबल मिल जाएंगे जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखो। अगला ये बेस है NaOH, और SO2 एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। जैसे मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, वैसे ही नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। तो अगेन ये भी क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या बनेगा सॉल्ट? सोडियम और सल्फर सल्फेट बनाएगा, सोडियम सल्फेट, और बाकी क्या निकलेगा? वाटर। आपको बैलेंस करना पड़ेगा पर, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। सुन रहे हैं क्या? यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एसिड HCl एसिड है, और CaCO3 क्या है? एक कार्बोनेट सॉल्ट। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? रिएक्शन विथ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। एसिड का रिएक्शन विथ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तो क्या बनता है? सॉल्ट। अगेन सॉल्ट कैसे बनेगा? इसका कैटायन और इसका एनायन, CaCl2। सॉल्ट क्या बनने वाला है? CaCl2। और इसमें क्या फिक्स होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फिक्स होता है। कि कोई सा भी आप सॉल्ट का कार्बोनेट ले लो, मतलब कोई सा भी मेटल का कार्बोनेट ले लो। अभी हमने कैल्शियम का कार्बोनेट लिया है, आप सोडियम का कार्बोनेट ले लो, मैग्नीशियम का कार्बोनेट ले लो, किसी का भी कार्बोनेट लो, CO2 एंड H2O आर फिक्स, ये तो बनेंगे ही। ठीक है, अगला
बेस प्लस मेटल, जैसे यहाँ पे ऊपर एसिड प्लस मेटल था, यहाँ बेस प्लस मेटल, अगेन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन जैसी मिलेगा, बट इसका सॉल्ट थोड़ा सा अलग टाइप का था, याद है? तो जिसमें दोनों मेटल आए ना, जिंकेट है ना, क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। तो देखो Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी जैसे यहाँ निकल रही थी, ठीक है? तो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस आएगी, क्लियर है? इसको अपन कैसे टेस्ट कर रहे थे? पॉप साउंड। CO2 को कैसे टेस्ट कर रहे थे? एक तो ब्रिस्क एफरवेसेंस प्लस इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ZnSO4 प्लस NaOH, देखो अगेन बेस, और ये सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल। देखो वो ये नहीं भी याद आ रहा है तो देखो आपको पता है कि दोनों कंपाउंड होते हैं तो अपन को क्या कराना होता है? डबल डिस्टिलेशन। करा दो डबल डिस्टिलेशन, जिंक चला जाएगा OH के साथ, Na चला जाएगा SO4 के साथ, तो कंपाउंड क्या बनेगा? ZnOH का ट्वाइस एंड Na2SO4, ठीक है? जिसमें ZnOH ट्वाइस का क्या बनता है? प्रेसिपिटेट। क्या बनता है? प्रेसिपिटेट। एंड लास्ट, लास्ट भी सेम है, सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल एंड बेस, तो K2SO4 एंड CuOH का ट्वाइस। समझ गए क्या? तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उस दिन पूछा था ना किसान, क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो ऐसे आते हैं। हाँ मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपसे ऐसा नहीं बोलेगा कि बताओ क्या होगा जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। आपको या तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, आपको कंप्लीट करना रहेगा, या तो फिर वो ABCD वाले क्वेश्चन, है ना? तो उसमें आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि अ गैस X इज फॉर्म्ड, है ना, अ मेटल A रिएक्ट विथ, है ना, HCl, है ना, एंड अ गैस B इज फॉर्म्ड एंड अ सॉल्ट MgCl2 इज फॉर्म्ड। तो आपको बता दिया कि Mg है, मतलब मेटल कौन सा है? Mg। गैस कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। समझ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको प्रॉपर्टी ध्यान में है तो क्वेश्चन कैसा भी आए हम बना लेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं अपन कुछ कॉमन सॉल्ट में, है ना? सॉल्ट का हमने टाइप्स देख लिया, सॉल्ट्स क्या होते हैं हमने ये देख लिया, है ना? अब मैंने क्या कहा था कि हम कुछ डे एवरीडे लाइफ में जो हम सॉल्ट यूज करते हैं ना, उसका प्रिपरेशन, उसका यूजेस और उसकी प्रॉपर्टीज देखने वाले। ऐसे हमको 5 सॉल्ट पढ़ने, ठीक है? स्टार्ट विथ Na, क्योंकि Na सबसे कॉमन सॉल्ट है, उसका नाम भी कॉमन सॉल्ट है, या उसको और क्या नाम बोलते हैं अपन? टेबल सॉल्ट। क्यों बोलते हैं टेबल सॉल्ट? क्योंकि हर टेबल में होता है ना? हर टेबल पे है ना सॉल्ट। रेस्टोरेंट नहीं जाते हो क्या आप? कुछ होना हो सॉल्ट का डब्बा तो रहता है ना, तो इसलिए टेबल सॉल्ट भी नाम देते हैं उसको, ठीक है? फॉर्मूला क्या है उसका? NaCl। केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम मतलब जिसमें अपन उनके नाम पढ़ पा रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन, है ना? कॉमन सॉल्ट पता चल रहा है कि किससे बना, नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये कॉमन नेम, जनरल नेम, ठीक है? चलो, तो इट इज द सॉल्ट विच वी यूज इन अवर फूड। सी वाटर इज द मेजर सोर्स, है ना? सी वाटर में होता है ना नमक, तो सी वाटर इज द मेजर सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। हम ऐसे समंदर के पानी को एक जगह ऐसे फैला करके इवापोरेशन करवाते हैं, पानी तो उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। इवापोरेशन ऑफ सी वाटर गिव्स क्रूड NaCl which contains impurity of many other salts। एक जो आप देखते हो रॉक सॉल्ट बोलते हैं इसको, अपन क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट, जो थोड़ा सा इम्प्योर टाइप का रहता है, मतलब आपको दिखने में वो ब्राउनिश दिखेगा, है ना? एक व्हाइट होता है जिसका, हाँ हाँ, सेंधा नमक, उसको हम, जो व्हाइट वाला जो होता है वो प्रोसेस होता है नमक, है ना? तो उसको प्रॉपर फैक्ट्री में ले जाकर के उनको प्रोसेसिंग करके इम्प्योरिटीज को या अदर सॉल्ट को हटाया जाता है उससे, तो वो व्हाइट हो जाता है, ठीक है? Deposits of solid salt are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. This is called rock salt. ये दिखता भी, आप लोग कभी देखना, ऑब्जर्व करना, ये रास्ते में कहीं पे वो रोड किनारे में वो बड़ी सी गाड़ी लेकर के उन लोग ऐसे बड़े बड़े पत्थर जैसे रखे रहते हैं, वो यही होता है रॉक सॉल्ट, ठीक है? इसके बाद पिंकी होता है एक्चुअली, वो मतलब ब्राउनिश है बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी, उसका हटाने के बाद वो थोड़ा पिंकिश हो जाता है, जो अपन सेंधा नमक खाते हैं, ठीक है? और प्रोसेस करने के बाद वो व्हाइट हो जाता है NaCl, ठीक है? चलिए, अब ये कॉमन सॉल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके हेल्प से हम और अलग अलग टाइप के सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं,
ठीक है, कॉस्टिक सोडा उसका क्या है अगेन, जनरल नेम, जिसमें जिससे वो मार्केट में बिकता है, कॉस्टिक सोडा। और उसका मतलब उसका केमिकल नेम क्या है, जिससे पता चल रहा है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसके पास क्या क्या है, सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज नोन एज केमिकल नेम। और बाकी कॉमन नेम इज कॉस्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर मतलब जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। प्रिपरेशन मतलब जो अपन लैब में थोड़ा सा अमाउंट बना दिए वो कहलाता है प्रिपरेशन। और मैन्युफैक्चरिंग मतलब लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में आप बना रहे हो, जहां पे आप उसको प्रॉपर कमर्शियल पर्पज से बेचने के लिए यूज करने वाले हो। तो आप इतना सा बना के थोड़ा बेचोगे, है ना, इतनी बड़ी फैक्ट्री में एक पैकेट नमक थोड़ा बनाओगे। आप लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करोगे या लार्ज स्केल में बनाओगे, तो एनएओएस का मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। और इसमें होता क्या, ध्यान देना, किससे बनाते हैं, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जैसे मैंने आपको कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बनाते हैं NaCl से। तो NaCl और पानी को मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बनता है ना, जिसको हम आम भाषा में नमक पानी बोल देते हैं, इंग्लिश में उसको ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन, BRINE, ब्राइन सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज ब्राइन। आता है एक नंबर पे, व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइन। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, इज ब्राइन। ठीक है, इसका हम क्या कर दिए, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस हम जानते हैं क्या होता है, ये दोनों आपके बीकर के अंदर होंगे, इलेक्ट्रोलाइट, दो रॉड डिप करेंगे। जिस रॉड को हमने बैटरी के पॉजिटिव से लगाया वो कहलाएगी कैटायन। कहां था, जब हम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, एनोड। क्या कहलाएगी वो, एनोड। और जिसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया वो कहलाएगी कैथोड। ठीक है, अंदर जितने भी पॉजिटिव आयन होंगे, कैटायन, दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, और जितने भी नेगेटिव आयन होंगे दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, और वहां जाकर के वो रिएक्शन करके क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। इसको समझिएगा एक बार कि ये अगर आपका बीकर है, ठीक है, यहाँ पे है आपका एक इलेक्ट्रोड, ये है दूसरा इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया मैंने, ये नेगेटिव से। पॉजिटिव वाले को एनोड बोलेंगे, नेगेटिव वाले को कैथोड बोलेंगे। समझ में आया क्या, ठीक है, ज्यादा क्लियर है। अब देखो, आपके NaCl और वाटर में यही तो मिलाए थे ना अपन, ब्राइन क्या है, यही दोनों है। तो कौन कौन से आयन है हमारे पास, Na पॉजिटिव है आयन, Cl नेगेटिव है, करेक्ट, H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड, यही चार आयन है मेरे पास। जैसे ही अपन ने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, बैटरी से कनेक्शन कर दिया, जितने भी पॉजिटिव आयन है दे विल रश टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जितने भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, करेक्ट, और ये नेगेटिव चार्जेस जाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। है मैं क्लियर, देखो उनको नाम भी उन्हीं से मिला है। इसका नाम क्या है, एनोड है ना, तो नेगेटिव आयन गया एनोड के पास, तो एनोड से वो ले लिया एन, क्या ले लिया, एन, और आयन तो वो खुद है ही, तो इसलिए नेगेटिव आयन को एन आयन बोलते हैं, क्योंकि वो एनोड के पास जाते हैं। समझ में आ रही क्या बात। लाइकवाइज अब कैथोड का कैटायन समझ रहे हैं कि पॉजिटिव आयन किसके पास जा रहे हैं, कैथोड के पास, तो कैथोड से मिल गया उनको कैट, और आयन तो वो है ही। समझ क्या, आप ये समझो कि एन का पहले सरनेम ओड था क्योंकि वो इलेक्ट्रोड था, और कैथोड कैट का पहले सरनेम ओड था क्योंकि वो कैथोड था, इलेक्ट्रोड था। अब ओड हटा है और आयन जुड़ गया है। समझ गए क्या, तो कैटायन गॉट इट्स नेम फ्रॉम कैथोड एंड एनायन गॉट इट्स नेम फ्रॉम एनोड। एम आई क्लियर, ठीक है। तो ये दोनों वहां गए, कौन कौन, देखो भागेंगे दोनों, Na पॉजिटिव H पॉजिटिव, यहां भी दोनों भागेंगे।
ये दोनों पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे, दोनों कैट आयन है, दोनों जाएंगे कहां पर, कैथोड की तरफ, विच इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, इन द सेम वे दोनों एनायन जाएंगे एनोड की तरफ, विच इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, एनायन दोनों एनोड के पास पहुंचे, ये दोनों भी पहुंचे कैथोड के पास, बट जा करके रिएक्शन कोई एक ही कर पाएगा। ठीक है, जैसे इन दोनों में H पॉजिटिव वहां पहुंचता है और वहां जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके H बन जाता है। अब हमको पता है सिंगल H तो स्टेबल नहीं होता, तो ये H एक और H के साथ मिल करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन। ठीक है, वैसे ही ये दोनों नेगेटिव आयन एनोड की तरफ भागे थे, बिकॉज वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो पहुंच पाया था Cl नेगेटिव, वहां जाके उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने गेन किया, इसने लूज किया, और हमें मिल गया Cl। अगेन Cl भी अकेले नहीं रह सकता, तो Cl और एक और Cl मिलकर क्या बना लेंगे, Cl2। समझ रहे हैं क्या, ये प्रोसेस हुआ है रिडक्शन। आप लोग को डेफिनेशन अगर याद आ रही होगी, तो रिडक्शन का मतलब क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ हाइड्रोजन तो होता ही है, बट यहां क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए क्या, यानी कि ये रिडॉक्स रिएक्शन ही है। अपन तो जानते हैं ना कि केमिस्ट्री में हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो ये भी रिडॉक्स ही है। समझ गए ना, तो इस तरीके से हमें कैथोड में हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड में क्लोरीन गैस मिलेगी, और जो बच गए Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बच गए थे दोनों, ये दोनों मिलके बना लेंगे NaOH। तो ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन है। रिएक्शन क्लियर है, सेटअप क्लियर है। हाँ, सेटअप के लिए जगह छोड़ेंगे, डायग्राम के लिए आप लोग घर से बना लेना वो बुक से देख करके। ठीक है, अब इसका नाम क्लोरएल्कली क्यों पड़ा, कोई बताएगा, व्हाई द प्रोसेस इज नोन एज क्लोरएल्कली प्रोसेस, एनीवन? यहाँ लिखा ना मैंने, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरएल्कली प्रोसेस। क्यों बोलेंगे क्लोरएल्कली? हाँ, क्योंकि क्लोरीन बन, एक हमको क्लोरीन मिल रहा है मेन गैस, और साथ में क्या बन रहा है, एल्कली। एल्कली याद है ना क्या था, व्हाट वाज एल्कली? हाँ, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली। एक लाइन में अपन ऐसे डिफाइन करेंगे, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली। सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, पर जो होते हैं वो एल्कली कहलाते हैं। समझ गए क्या, अपन एक लाइन लिखे भी थे कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली, क्योंकि सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व थोड़ी ना हो रहे हैं, तो आप सबको एल्कली कैसे बोल दोगे? क्लियर है? ठीक है, तो इसका रिएक्शन, इसका ये दो लाइन, रिएक्शन एंड डायग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका फ्लोर एल्कली प्रोसेस हो गया। ये पिछला वाले का समरी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखो, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन डेलिक्वेसेंट सॉलिड। व्हाइट क्रिस्टलाइन का मतलब समझ रहे होंगे, व्हाइट है और क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे आपके नमक के क्रिस्टल्स होते हैं, वैसे इसके भी अलग अलग दाने होते हैं। ठीक है, तो व्हाइट कलर का है, क्रिस्टलाइन है, डेलिक्वेसेंट सॉलिड। डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है हैविंग अ टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड, यानी कि वो क्या करेगा, जैसे अगर आपने उसको खुले में रख दिया सॉल्ट को, तो वो क्या करेगा, आपके एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और गीला हो जाएगा। जैसे हमारा नॉर्मल नमक भी हो जाता है ना, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कई बार वो नमक चिपका हुआ रहता है अंदर, नहीं आगे, फिर अपन ऐसे ठोक ठोक के उसको निकालते हैं, तो क्या होता है, एक्चुअली से वाटर को एब्जॉर्ब करके जम गया वो, राइट। तो इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, डेलिक्वेसेंसी, एंड द सब्सटेंस इज नोन एज डेलिक्वेसेंट। इफ इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, एयर में मॉइस्चर है ना, ह्यूमिडिटी, तो उससे वो अगर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेलिक्वेसेंट। समझ रहे हैं क्या, हमारे जो बैग्स आप लोग नए खरीदते हो ना, बैग लेते हो, जूता लेते हो, बॉटल लेते हो, अब देखते हो उसके अंदर एक पुड़िया रहती है ना, सिलिका जेल। क्या लिखा रहता है उसमें, सिलिका जेल। वो भी यही काम करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि आपका बैग खराब ना हो। क्योंकि बैग में पानी पड़ा ना, तो फिर वो फफूंद लगेगा, फंगस, है ना। अपन पढ़े ना वो ब्रेड मोल्ड कैसे फोरेंजिया उसका बर्स्ट होता है, अच्छा अपन नहीं पढ़े अभी तक, सॉरी, रिप्रोडक्शन में आएगा, रिप्रोडक्शन में आएगा। तो उसमें क्या होता है, ब्रेड में वो मोल्ड कैसे पड़ता है, आ रहा हूँ, ब्रेड में देखो ना साइड में जो फफूंद लग जाती है ना, तो वो
उसी टाइप का फफूंद कहाँ लगेगा, जहां पर मॉइस्चर होता है। तभी अपन अपने अनाजों को भी ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पर मॉइस्चर फ्री हो। वो गेहूं आपने साल भर का ले लिया 50 किलो, अब उसको अच्छे से स्टोर करके रखो ना अच्छे से डब्बे में, कि बोरी के साथ ही ऐसे रख दोगे, कभी ऐसे पानी पड़ा, पोछा लगा रही है घर में कोई, तो वो पानी गया बोरी में, खत्म गेहूं। समझ रहे हैं? क्योंकि वो गीला हुआ, जहां गीला मॉइस्चर हुआ वहां पर पड़ेगा फफूंद, फंगस। हाँ वो सब वो अलग दवाइयां भी डालते हैं लोग, है ना, ताकि ये सब कीड़े मकोड़े उससे दूर रहे। हाँ नहीं, वो ये काम नहीं, वो सिर्फ कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए है। पर अगर मुझे मॉइस्चर से बचाना है तो मुझे इस टाइप का कुछ, देखो हम अपने ग्रेन्स को तो एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखते हैं, है ना, क्योंकि अपन उसको मॉइस्चर से इसी तरीके से बचा सकते हैं। और हम जो जो सब खरीदते हैं सामान, बैग वगैरह में जो पड़ा रहता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, हाँ। सब में NaOH, नहीं ये नहीं रहता, उसमें सिलिका जेल रहता है। सिलिका जेल की भी सेम प्रॉपर्टी है, वो भी एक तरह का डेलिक्वेसेंट सॉलिड है। ठीक है, ये बताओ था ना, समझ गया डेलिक्वेसेंट का मतलब, एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर टू गिव एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन सॉल्यूशन बन जाएगा NaOH। देखो पाउडर था जब तक वो एल्कली नहीं है। आपको पता ना, बिना पानी के तो एसिड भी एसिड नहीं है, और बिना पानी के तो बेस भी बेस नहीं है। ये जब तक पानी नहीं मिलेगा वो अपने OH नेगेटिव आयन में ब्रेक नहीं होगा, तभी वो कहलाएगा एल्कलाइन। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, द क्रिस्टल्स ऑफ NaOH एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। वो तो यही हो गया, ये रिपीट हो गई प्रॉपर्टी, है ना। absorb moisture from the air, that is it is deliquescent. And last, its aqueous solution is soapy to touch. राइट की बात है, बेस है। आप सारे बेस की प्रॉपर्टी चिपका सकते हो कि नहीं यहाँ पे? NaOH तो बेस है ना, और बेस की प्रॉपर्टी अपन पढ़े हैं पीछे, क्या यहाँ सब चिपका सकते हो बेस की प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है ये, आगे बढ़े। यूजेस, तीन चीजें बोला था ना मैंने, प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड यूजेस। पहला, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, डिटर्जेंट। अपन बोलते हैं ना सोप में बेस है, वो यही बेस है। अब अलग अलग बेस डलते हैं, और जैसे डव साबुन में अलग बेस होगा, रिन सुप्रीम में अलग होगा। तभी तो रिन सुप्रीम से नहीं आते ना अपन, उससे कपड़ा और बर्तन धोते हैं, रिन से उसी से एक से धोते हैं, ठीक है। और उससे अपन नहाते नहीं, क्योंकि वो साबुन थोड़ा हार्श होता है, स्किन के लिए ठीक नहीं है। तो हमने डव बनाया जो त्वचा को मुलायम रखेगा, है ना। तो उसमें बेस का फर्क होता है ना। और हम जो एसिड और ये सब एस्टर वगैरह डालते हैं, ऑयल वगैरह डालते हैं, उनका फर्क होता है, बेस का फर्क होता है। ठीक है, कुछ बोल रहे थे? पीएच का मतलब बेसिक तो है, तो 7 से ज्यादा तो होगा ही पीएच, है ना। तो सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में हम यूज करते हैं NaOH का। उसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, एंड फॉर मेकिंग नंबर ऑफ केमिकल। ठीक है, अगला, इट इज यूज इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग जानते हैं क्या होता है ना, हम पेट्रोलियम को अलग अलग लिक्विड में अलग करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम में ही डीजल है, पेट्रोलियम में ही पेट्रोल है, पेट्रोलियम में ही केरोसिन है, पेट्रोलियम में ही वैक्स है ना। हाँ, पेट्रोलियम में पेट्रोलियम गैस है, तो इन सबको अलग करने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम रिफाइनिंग। उसको करते हैं वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अलग अलग लेवल पे आपको अलग अलग लिक्विड मिलता जाएगा, क्रूड ऑयल। इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। ये अपन पढ़ेंगे जब अपन मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, एक चैप्टर हमारा मेटल नॉन मेटल। तो बॉक्साइट क्या होता है ना, एल्यूमिनियम का एक ओर है। क्या है? ओर क्या होता है? जिससे हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपको आयरन चाहिए, है ना, नेचर में आपको आयरन आयरन की फॉर्म में नहीं मिलने वाला, क्योंकि आयरन इतना रिएक्टिव होता है कि वो रिएक्शन करके कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा, है ना। उसको अपन हेमेटाइट बोलते हैं, Fe2O3। ये है नेचर में आयरन, इस फॉर्म में है। अब इससे ऑक्सीजन को अलग करना है, तब तो मिलेगा ना Fe। तो ये कहलाएगा आयरन ओर, जिससे हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन द सेम वे, बॉक्साइट इज एन एल्यूमिनियम ओर, जिससे अपन एल्यूमिनियम को अलग करते हैं, और प्यूरिफिकेशन के लिए अपन NaOH को यूज करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। ठीक है, तो ये उसके पूरे यूजेस हो गए NaOH के। इसमें बेस तो होता है, अब NaOH ही होता है कि नहीं उसमें पता नहीं। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा अपन उसमें भी यूज करते हैं, ड्रेन में भी उसको क्लीन करने के लिए भी। ड्रेन अगर ब्लॉक हो जाता है ना, तो ड्रेन के लिए भी कॉस्टिक सोडा ही शायद यूज करते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड सॉल्ट में आते हैं। एक तो हमारा NaOH हो गया, कॉस्टिक सोडा, अगला है बेकिंग सोडा।
दैट इज NaHCO3। अगेन केमिकल नेम, जनरल नेम। तो दुकान जाके ये नहीं बोलेंगे, दुकान जाके क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा देना भैया, तब वो आपको बेकिंग सोडा का डब्बा देगा। ये बोलोगे तो भगा देगा। ठीक है। NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। कैसे बना फॉर्मूला? सोडियम का होता है Na पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट होता है HCO3 1 नेगेटिव। 1 1 हट गया, तो 1 1 चला गया, तो NaHCO3। इसका एक और नाम है बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको अपन? हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलूं या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलूं, बोथ आर सेम। कॉमन नेम बेकिंग सोडा। ठीक है। चलिए, तो बेकिंग सोडा मतलब बेकिंग सोडा समझ के ये नहीं सोचेंगे ना किसी को अपन केक में डालता है, वो बेकिंग पाउडर होता है। समझ रहे हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या? इट इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। देखो अगेन इसको भी सोडियम क्लोराइड से बना रहे हैं। NaOH को भी तो सोडियम क्लोराइड से बनाया था ना, क्लोराल्कली प्रोसेस। इसको भी हम किससे बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड से। अब कैसे बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड का अगेन वही ब्राइन सोल्यूशन ले लिए, दिख रहा है ब्राइन सोल्यूशन। NaCl प्लस पानी क्या है? ब्राइन। उसी में अपन CO2 गैस और अमोनिया को पास कर रहे हैं। बाय पासिंग CO2 गैस थ्रू अ कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मिक्स्ड विथ अमोनिया। तो ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा है ना पिछले बात से। तो क्या मिलेगा? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। समझ रहे हैं क्या? तो ये हमारे काम का है बेकिंग सोडा। ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स लो सॉल्युबिलिटी इट सेपरेट आउट एज व्हाइट क्रिस्टल। मतलब NH4Cl डिजोल्व हो जाएगा और ये व्हाइट क्रिस्टल बन के अलग हो जाएगा। मतलब यही व्हाइट क्रिस्टल है। इसके पहले वाला भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था, डेलिक्वेसेंट था पर। ठीक है। अगेन फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये इसका प्रिपरेशन हो गया, समझ गया ना प्रिपरेशन? उसका प्रिपरेशन देखिए, इसका प्रिपरेशन। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्लियर है ना? इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर। ये अल्कलाइन नेचर होता है आपका, ये एंटासिड की तरह यूज होता है NaHCO3, है ना? तो इसलिए क्या है, ये अल्कलाइन नेचर का है। ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट्स इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। थर्मल डिकम्पोजिशन है ये। तो आपने NaCO3 को हीट किया तो आपको मिला Na2CO3 CO2 एंड H2O। अब देखो जो बिटरनेस है ना, इसके कारण है बिटरनेस। क्यों बिटरनेस है ये, क्यों बेसिक है ये, समझना ध्यान से। Na कहां से आया होगा? NaOH से। बेस आपको याद है ना, और इसका तो आप लोग लिखे भी थे। कौन सा एसिड से बनाइए? H2CO3 और बेस NaOH। अब आप खुद ही बताओ मुझे, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड का सॉल्ट कैसा होगा? एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड का सॉल्ट बेसिक होगा। स्ट्रॉन्ग जो है वो होगा ना, कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट। तो बिटरनेस इसके कारण आती है, इसलिए हम केक में बेकिंग सोडा नहीं डालते, वरना केक बिटर रहेगा, कड़वा रहेगा। समझ रहे हैं क्या? एम आई क्लियर? हाँ इसमें। हाँ तो देखो बेसिक सॉल्ट बोल इसलिए रहे बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, ठीक है, इसलिए बेसिक सॉल्ट बोल रहे हैं उसको। ठीक है। आगे अगेन CO2 निकला बाहर। सिंस CO2 इज गिवन ऑफ हीटिंग इट इज यूज्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर टू एरेट द डो एंड इन एफरवेसेंट ड्रिंक। आपका जो डो में भी जो रेज होता है ना, ईस्ट डालते हैं तो उसमें क्या होता है? CO2 आता है, CO2 के कारण ही फ्लफीनेस आती है। तो इसको भी अपन किसमें डालते हैं? जैसे हम ढोकला बना रहे हैं तो बेकिंग सोडा डलता है ढोकले में। ठीक है। भजिया बना रहे हैं तो बेकिंग सोडा डलता है, बेकिंग सोडा डलता है, बेकिंग पाउडर नहीं। ठीक है। लेकिन ये क्या लाता है? क्रिस्पीनेस लाता है और फ्लफीनेस भी लाता है। फ्लफीनेस बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब देखो आपने ईस्ट को भी डाला ब्रेड बनाने के लिए, जब आप डो बनाते हो तो ईस्ट क्या करेगा? CO2 गैस रिलीज करेगा, उसके कारण आपका फ्लफीनेस आएगा। और फिर इसको गर्म भी करते हैं ना, आप गर्म करके तो बेक करोगे ना, तब वो जो जितना भी अल्कोहल अगर भी बनता है ना, ईस्ट जब उसको एनारोबिकली रेस्पायर करता है तो अल्कोहल बनता है ना, इथिल अल्कोहल, तो वो अल्कोहल उड़ भी जाता है। ठीक है। तो ये आपका NaCO3 की प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना कि जब हम हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है, CO2 बनता है, H2 बनता है। केक जब तक केक फ्लफी होता है वो उसके कारण होता है। अब केक में बिटरनेस हटानी है तो बेकिंग पाउडर डालते हैं ना अपन। तो बेकिंग पाउडर एक्चुअली में होता क्या है? बेकिंग सोडा में ही अपन एसिड डाल दो, एक एडिबल एसिड। तो वो क्या करेगा? इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये मैंने क्या कहा?
कि अगर आप बेकिंग सोडा डालोगे तो केक कड़वा रहेगा, पर आपने अगर बेकिंग सोडा में एक एसिड मिला दिया तो ये जो कड़वाहट है, ये जो बेसिसिटी है, वो हट जाएगी बिकॉज ऑफ दैट एडिबल एसिड। तो हम जनरली टार्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड डालते हैं बेकिंग सोडा के साथ, तो बन जाता है बेकिंग पाउडर। हाँ, एसिटिक एसिड भी डाल सकते हैं, बट वो थोड़ा प्रिजर्वेटिव होता है ना, इसलिए उसको अपन यूज नहीं करते, जनरली टार्ट्रिक एसिड ही डालते हैं। ठीक है, तो देख लो, ये इट इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। पहला यूज क्या है बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। इसके आगे क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर कंसिस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड, जो वीक भी हो और माइल्ड हो, जैसे टार्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। ठीक है, और ये रिएक्शन देख लो, आपने यही तो लिया था ना, अभी इसको हीट किया था बिना इसके, तो क्या बन रहा था, Na2CO3 बन रहा था। बट अब क्या होगा, ये एसिड उस Na2CO3 को, इस Na2CO3 को ये वाला एसिड क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ रहे हैं क्या? तो अब आप ये बेकिंग पाउडर बोलोगे इसको, तो बेकिंग सोडा प्लस अ माइल्ड एडिबल एसिड इज बेकिंग पाउडर। क्लियर है? CO2 बबल्स आउट कॉसिंग द ब्रेड एंड द केक टू राइज। खुल जाता है ना, आप डालते हैं डब्बे में उतना सा, पर जब बेक होता है तो वो खुल जाता है ना, बिकॉज ऑफ CO2। ठीक है, चलो सेकेंड है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेडिसिन एज एन एंटासिड, क्योंकि बेसिक है, तो आप एज एन एंटासिड टैबलेट जो लेते हो उसमें बेकिंग सोडा का कुछ क्वांटिटी रहेगा, यही हमारा एंटासिड की तरह यूज होता है। एंटासिड एज अ नेम सजेस्ट, एंटी एसिड। एंटी एसिड मतलब क्या होता है, एसिड के ऑपोजिट वर्क करेगा। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एरिएटेड वाटर सोडा, क्योंकि इससे CO2 निकल रहा है। एंड लास्ट, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में भी हमको CO2 चाहिए ना, बिकॉज CO2 इज अ फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस, तो प्रोड्यूस किससे हो रही है, बिकॉज ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये इसका यूज हो गया। ठीक है, तो दो सॉल्ट हो गए, एक कॉस्टिक सोडा हो गया, दूसरा हो गया आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, नेक्स्ट हमको पढ़ना है वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं पढ़ना, ठीक है, अलग से बेकिंग पाउडर नहीं पढ़ना हमको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का पहला रिएक्शन देखो तो ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, देखो फ्राइंग सॉल्यूशन में CO2 पास करा दिए मिक्स विद अमोनिया, तो ये बन रहा था ना बेकिंग सोडा प्लस NH4Cl। ये फर्स्ट स्टेप इसके प्रोसेस में सेम रहता है जो पिछला था। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो हमको मिला है बेकिंग सोडा, इसी को अपन हीट किए, ये भी रिएक्शन अपन पीछे पड़े, प्रॉपर्टी में मैं बताया था ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, बिटरनेस। तो ये सेकेंड स्टेप भी हमने पीछे देखा है, प्रॉपर्टी ऑफ बेकिंग सोडा, ये प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा में। ये दो रिएक्शन याद आ रहे हैं? अब ये जो बना है ना Na2CO3, इसमें वाटर ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा Na2CO3.NH2O। यही आपका होता है वॉशिंग सोडा। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। 10 के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं डेका, और पानी के लिए यूज करते हैं हाइड्रेट। अब बोलते हैं ना, हाँ, डेका हाइड्रेट, हाइड्रेटेड रहो बोलते हैं ना गर्मी में, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, मतलब इसका मतलब पानी पीते रहो कंटिन्यूसली ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। तो वाटर का मतलब हाइड्रेटेड बोल सकते हैं अपन, तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट टेका हाइड्रेट। ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम है सॉल्वेट प्रोसेस। दूसरा नाम देख लिया अपन, एक पढ़े क्लोरल्कली प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ caustic soda, now solvay process for the manufacturing of washing soda। समझ रहे हैं? ये तीनों मिलाकर के सॉल्वे प्रोसेस कहला रहा है ना, जिसमें पहला स्टेप तो हमारा सेम है बेकिंग सोडा वाला, दूसरा स्टेप भी सेम है बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी वाला, हीट करोगे तो Na2CO3 CO2 और H2 मिलेगा। बस थर्ड स्टेप अलग है, वो भी आपको पता है कि 10H2 है तो अपन को 10 पानी ऐड करना है, आपको मिल जाएगा वॉशिंग सोडा। क्लियर है इसका मैन्युफैक्चरिंग? ठीक है, ओके। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और इसका प्रॉपर्टी क्या है? तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी तक दोनों कैसे थे? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कॉस्टिक सोडा भी व्हाइट था, बेकिंग सोडा भी व्हाइट पाउडर था, क्रिस्टलाइन सॉलिड थे। ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एन एल्कलाइन सॉल्यूशन, क्योंकि वही Na2CO3 तो है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, बेसिक सॉल्ट, pH ग्रेटर देन 7। ठीक है, next, when crystals of washing soda are left open in the air,
दे लूज 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये तो उल्टा कर रहा है ना। हमारा कॉस्टिक सोडा क्या कर रहा था, आपको याद है? पानी को एब्जॉर्ब कर रहा था। क्या नाम दिए थे उसको? डी पे डेलिकेट नहीं, डेलिक्वेसेंट। क्या नाम दिए थे? जो पानी एब्जॉर्ब करे एयर से। ये तो उल्टा कर रहा है। ये अपना जो 10 पानी है ना, उसमें से 9 छोड़ दे रहा है। ये उल्टा है। इसको बोलते हैं एफ्लोरेसेंट। क्या बोलते हैं? एफ्लोरेसेंट। उल्टा हो गया। देखो अब 3 वर्ड मैंने यहाँ लिखे हैं, देखिए तीनों मिलते जुलते लग रहे हैं। इनफैक्ट ये दोनों तो एकदम साउंड भी एक जैसा कर रहे हैं। एफरवेसेंस, एफ्लोरेसेंट। एफरवेसेंस कहाँ पड़े थे? वो CO2 का बबल आना, दैट वाज एफरवेसेंस, अलग चीज है। एफ्लोरेसेंट कौन है? जो एयर में रख दो तो अपना पानी मॉलिक्यूल लूज कर देंगे, वो एफ्लोरेसेंट। और डेलिक्वेसेंट कौन है? जो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? जिसमें एफरवेसेंस तो लीग में नहीं है, ना वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है ना वो पानी रिलीज कर रहा है, पर वो साउंड हो रहा है एफ्लोरेसेंट जैसा। इसलिए मैंने यहाँ तीनों को मेंशन किया कि आपको तीनों में कंफ्यूजन ना हो। एफ्लोरेसेंट अलग है, एफरवेसेंट अलग है। एफरवेसेंट CO2 का होता है, जब वो झाग बन के ऐसे ऊपर आता है, दैट इज एफरवेसेंट। ठीक है, ओके। So when crystals of washing soda are left open in the air, they lose 9 molecules of water of crystallization. अब कितना बचा? एक 10 थे ना आपके पास। Na2CO3.10H2O। तो 9 हट गया तो क्या बचा? एक। तो अब क्या नाम पड़ जाएगा उसका? मोनोहाइड्रेट। क्या बोलेंगे अपन उसको? सोडियम कार्बोनेट मोनो। मोनो मतलब 1। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ हाइड्रेटेड सॉल्ट to the atmosphere on keeping it exposed to air, खुला छोड़ दोगे तो, is called efflorescence, and the material is called efflorescent. Property is called, process is called efflorescence. वही जो भी बताया, 10 मॉलिक्यूल में से 9 मॉलिक्यूल यूज कर दिया ना एटमोस्फियर में, तो उसी प्रोसेस को हम एफ्लोरेसेंस बोल रहे हैं। ठीक है, एफरवेसेंस अलग है, एफ्लोरेसेंस अलग है। ठीक। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग अबव 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। 373 वही होता है ना, 273 ऐड कर दो, you'll get 373 केल्विन। करेक्ट। वॉशिंग सोडा डज नॉट डिकम्पोज बट लूजेज ऑल इट्स वाटर ऑफ। एक लौता बचा था ना, एक तो आपने ऐसे बाहर रखा तो 9 तो ऐसे ही उड़ गए ना, एक बचा था ना, वो भी जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो वो भी उड़ जाएगा। अब वो कहलाएगा एनहाइड्रस। जब तक पानी था तब तक एनहाइड्रेट, सॉरी हाइड्रेटेड। पानी उड़ने के बाद क्या हो जाएगा? वो सूख जाएगा, तो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? एनहाइड्रस। उसमें कोई पानी का मॉलिक्यूल नहीं है। जैसा हमारा नमक एनहाइड्रस सॉल्ट होता है, NaCl। उसमें कोई डॉट H2O लगाते हैं क्या अपन? NaOH में लगाए थे क्या? बेकिंग सोडा में लगाए थे क्या? तो दीज ऑल आर एनहाइड्रस सॉल्ट। पर जहां हमने ऐसे डॉट करके H2O लगा दिया, वो कहलाते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या कहलाते हैं? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब पानी है, पानी हटा दिए तो एनहाइड्रस बन गया। क्लियर है? ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है इसकी चारों, है ना? नहीं, ये उसका रिएक्शन। आपने वो सिंगल वाले को 373 के ऊपर हीट किया तो बचा कुछ अभी उड़ गया। अब इसका नाम क्या है? सोडा ऐश। क्या बोलते हैं इसको? सोडा ऐश, एनहाइड्रस Na2CO3। यूजेस देखो इसके। इट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? सुने पहले कभी? कड़क होगा ऐसा नहीं, कड़क नहीं होगा ना, पानी पानी जैसा दिखेगा वैसे ही होता है ये भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो, हार्ड वाटर हम उसको बोलते हैं जिसको साबुन से लगाने पर झाग नहीं आता या एकदम कम आता है। और एक होता है सॉफ्ट वाटर, जिसमें आप जब पानी सोप से मिलाओगे यू विल गेट प्लेंटी ऑफ लेदर। लेदर बोलते हैं ना झाग को, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेदर। LATHER, नॉट LEAPHER, LATHER। तो अगर वो पानी सोप के साथ लेदर फॉर्मेशन कर रहा है, देन इट इज अ सॉफ्ट वाटर, अदरवाइज इट इज अ हार्ड वाटर। अब वो हार्डनेस क्यों आती है उसका मीनिंग समझना आप लोग, है ना? हार्डनेस इसलिए आती है क्योंकि उस पानी के अंदर पहले से कुछ डिजॉल्व सॉल्ट रहते हैं। जैसे आप टैप वाटर लोगे,
रिवर वाटर लोगे ना तो इसमें कुछ डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं, मिनरल्स तो है ना पानी में, पर अपना आरओ क्या करता है, उस सब मिनरल को हटा देता है। तो एक्चुअली यू आर नॉट ड्रिंकिंग मिनरल वाटर, यू आर ड्रिंकिंग डीमिनरलाइज्ड वाटर, उसमें कुछ मिनरल नहीं है, तो पीते हो तो छोड़ दो। ठीक है, आरओ वाटर में कोई मिनरल्स नहीं है, योर बॉडी इज नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम दैट वाटर। समझ रहे हैं क्या? तो हार्ड वाटर में सॉफ्टनिंग कैसे करेंगे, वो डिजॉल्व सॉल्ट को रिमूव करके। डिजॉल्व सॉल्ट जैसे कि MgCl2 आपके पानी में डिजॉल्व होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डिजॉल्व होता है, MgSO4 डिजॉल्व रहेगा, इसका तो दिखता नहीं है ना, नमक दिखता है क्या डिजॉल्व होने के बाद? नहीं। वैसे ये सारे सॉल्ट हैं जो पानी में डिजॉल्व होते हैं बट दिखते नहीं है, और हार्डनेस इनके कारण ही आती है, टेस्ट भी पानी का इसके कारण ही आता है, वरना वाटर तो टेस्टलेस होता है, पर जो भी आपको टेस्ट आ रहा है पानी का, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज सॉल्ट्स, है ना। ये पीने के लिए तो अच्छे हैं बट धोने के लिए अच्छे नहीं है कपड़े। इन कपड़ों में जब तक आप साबुन लगा के झाग नहीं आएगा तब तक कपड़े अच्छे से धुलेंगे नहीं। समझ रहे हैं क्या? तो फिट फॉर ड्रिंकिंग, नॉट फिट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स विथ सोप। डिटर्जेंट के साथ धो सकते हैं, डिटर्जेंट भी तो यूज करते हैं ना अपन। डिटर्जेंट दोनों के साथ सेम बिहेवियर करता है, भेदभाव नहीं करता कि सॉफ्ट वाटर के साथ झाग दूंगा, हार्ड वाटर के साथ झाग नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करता। डिटर्जेंट अच्छा है ना, बट सोप जो है ना, वो बोलता है सॉफ्ट वाटर ही चाहिए मेरे को, तभी मैं